हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 13 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। समानता। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन की सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि सब में समानता होनी जरूरी है। सब में, हर व्यक्ति में आत्मसम्मान होना जरूरी है, कि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के हर व्यक्ति नगण्य है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आत्मसम्मान कठिनाइयों पर विजय दिलाने में हमारी सहायता करता है और निरंतर कठिन और जब हमारा संघर्षपूर्ण टाइम होता है हमारे लिए, तो हमें क्या देता है? हिम्मत देता है। मनुष्य कह रहा है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य नाशवान है, एक दिन सभी को मरना है, लेकिन इससे पहले सबको अपने आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को जीना है। ये यहाँ पे कहा गया कि अपने जीवन को बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करना मानव जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करता है। जितना हम सब व्यक्ति को अपने ऊपर सम्मान होना चाहिए कि हम इस धरती पर आए हैं और हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? हम सब में आत्मसम्मान होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए जरूरी है। तो आत्मसम्मान रहित जीवन जीना एक अशोभनीय है। एक महान साहसी व्यक्ति के लिए बिना आत्मसम्मान के, मतलब हर कोई अगर उसे तुच्छ समझेगा, कुछ अच्छा नहीं समझेगा, तो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल है। तो देखिए क्या लिखा गया है। समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, कुछ उपाय दिए गए हैं, जिससे क्या हो, सब में समानता स्थापित हो सके। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। तो सबसे पहले कि कानून हर व्यक्ति के लिए समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग को लेकर भेदभाव की मनाही है, कि किसी भी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। जाति, धर्म, लिंग के या उसके जन्म स्थान के नाम पर, उसके वंश के नाम पर हम ये नहीं कह सकते कि ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का। इस तरह भेदभाव नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। सभी व्यक्ति जो हैं सार्वजनिक स्थलों, जैसे कि पार्क हो गया, जितने भी सार्वजनिक स्थल है, सड़क हो गया, उनका उपयोग वो कर सकता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, मतलब कि जितना अनटचेबिलिटी है, जिसको छुआछूत की जो भावना है, इसे क्या करना है? इसको दूर करना है। तो ये प्रावधान कुछ दिए गए हैं संविधान की तरफ से। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार दो तरह से लागू किए गए हैं। देखो कैसा है। पहला, कानून के द्वारा। फर्स्ट तो है कि कानून के द्वारा सबको ये कहा जाए कि सबके साथ क्या होना चाहिए? समानता का व्यवहार होना चाहिए। दूसरा है सरकार की योजनाओं वे कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। देखो, दो तरह से हम समाज में समानता कर सकते हैं। एक तो कानून, भाई कानून बना दिया कि स्कूल में सभी विद्यार्थी आ सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अब इससे क्या होगा? भेदभाव नहीं होगा कि सिर्फ लड़के स्कूल में आ सकते हैं या लड़कियां नहीं आ सकती। तो पहला तो कानून बनाकर, और दूसरा क्या है कि कुछ निम्न वर्ग के लोग जिनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो जो सुविधाहीन है उनको क्या देकर, कुछ उनके लिए कुछ योजनाएं बनाकर और कुछ कार्यक्रम चलाकर उन्हें भी उसी, मतलब सबको बराबर करने के लिए, जो अगर किसी भी रीजन से समाज में क्या रह गए, थोड़ा नीचा रह गया, उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करके सबको बराबर करना है। भारत में ऐसे कानून है जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों को जिनके साथ सैकड़ों वर्षों से असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं बनाई है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बहुत, क्योंकि जो असमानता का व्यवहार है, ऐसा नहीं है कि आज से शुरू हुआ है या 2 साल पहले था, 5 साल पहले था, ये हजारों करोड़ों वर्षों से चलता आ रहा है, उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो उसको सुधारने के लिए कुछ स्पेशल योजनाएं बनाई गई हैं उन लोगों के जिनके साथ में असमानता का व्यवहार होता आया है। तो उनको बराबर करने के लिए कुछ स्पेशल योजनाएं चलाई गई है, कार्यक्रम चलाए गए हैं। ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले थे, उन सबको अवसर प्राप्त हों। तो इसका जो ये योजनाएं चलाई गई, इसका मोटिव ये है बेटा कि उनको अगर पहले अवसर नहीं मिले तो अब उनको अवसर मिले, जिससे कि क्या हो, सब बराबर हो सके।
ठीक है। अब देखते हैं मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह भोजन भारत के सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में आरंभ की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारों को इसे स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। तो बेटा आपके स्कूल में भी होता होगा मिड डे मील का ना। तो इसमें क्या कहा गया कि सभी सरकारी स्कूलों के जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ के बच्चों को प्राथमिक जितने भी स्कूल हैं उनके बच्चों को क्या मिलेगा, भोजन दिया जाएगा, जो मिड डे मील आता है ना वो दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी हुआ। अब इससे देखो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों के स्कूल में संख्या में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल आना शुरू कर दिया। अब बेटा बहुत से गरीब बच्चे ऐसे थे जिनको क्या हो रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, तो एटलीस्ट वो खाना खाने के लिए स्कूल में आना उन्होंने शुरू किया। और क्या क्या इससे क्या वो रेगुलरिटी बढ़ी उनकी, वो स्कूल डेली आने लगे क्योंकि भोजन अच्छा और रोज भोजन मिल रहा था उनको। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने घर जाते थे और फिर स्कूल लौटते नहीं थे। अब देखो कुछ बच्चे जो स्कूल आ रहे थे वो खाना खाने के लिए घर जा रहे थे लेकिन वापस लौटते नहीं थे। लेकिन जब से मिड डे मील मिलना शुरू हुआ या मध्याह्न भोजन मिलना लगा तो स्कूलों में मिलने लगा तो उनकी उपस्थिति में सुधार आया। मतलब उनकी जो स्कूल की अटेंडेंस थी वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, क्योंकि बच्चे कंटिन्यू स्कूल आना शुरू कर दिया था। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली। उसके साथ जातिगत पूर्वाग्रहों को भी, मतलब कि भाई इस जाति का अलग खाना खाएगा, इस जाति का बच्चा अलग खाना खाएगा, तो इन सब जो रूढ़िवादिता थी इससे भी क्या हुआ, छुटकारा मिला। सब बैठकर इकट्ठे खाना खाना शुरू किया सब बच्चों ने ना, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। आगे देखिए क्या लिखा है। यद्यपि यह लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है। हालांकि देखो जो भी लोग हैं सबको पता है कि भेदभाव क्या है, कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर असमानता का व्यवहार करते हैं। सब लोगों को ये पता है कि हमें भेदभाव नहीं करना। अब तो बच्चे के साथ भी हम यही बात करते हैं कि बेटा भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब बच्चे जानते हैं, फिर भी क्या होता है, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव होते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है। अगर आज आप लोगों की जनरेशन ये समझ जाएगी कि कोई भी कम नहीं है, सब बराबर हैं, तो शायद ये जो समानता है सब लोगों में आ सकती है। हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार के अधिकारी है। हर व्यक्ति के साथ हमें समानता से, रिस्पेक्ट से और बहुत आदर के साथ हमें सबसे बात करनी चाहिए, व्यवहार भी करना चाहिए। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिससे व्यक्ति और विभिन्न समाज को सहयोग देना होगा। तो देखो अब अगर हम समानता की बात करते हैं तो किसी एक व्यक्ति का, कि अगर एक व्यक्ति सबके साथ समान व्यवहार कर रहा है तो नहीं, इसमें क्या होता है, पूरा देश को सहयोग करना होगा, सभी व्यक्तियों को, सभी समाजों को इसके अंदर सहयोग करना होगा, तब जाके क्या हो सकता है, हम सभी को समानता का अधिकार मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो क्या मतलब क्या संविधान समानता लाने के लिए क्या क्या किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो बेटा यहाँ पे हमें 4 प्रावधान दिए गए हैं। फर्स्ट, कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति जाति को लिंग भेदभाव नहीं करनी है, सभी सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग कर सकते हैं अस्पृश्यता उन्मूलन करके। ये तो 4 ऐसे हैं जो क्या किए गए हैं, समानता स्थापित करने के लिए संविधान द्वारा प्रावधान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका ये है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 2। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई। देखो मध्याह्न भोजन मतलब जो मिड डे मील मिल रहा है, इससे क्या हो रहा है, देखो सब बच्चे इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं, कोई ऊंची जाति नीची जाति का टेंशन नहीं है बच्चों में। बच्चों के मन में ऐसी भावना को हटाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि सब बच्चे क्या है, समान है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा उत्तर नंबर 2, मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है जो समतावादी मूल्यों के प्रसार में सहायता करती है। क्या करती है, जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है भारत सरकार की एक योजना है जो समतावादी मूल्यों का प्रसार करती है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न जाति वर्ग के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। सबको देखो सेम खाना मिलता है, ऐसा नहीं होता कि किसी को अच्छा मिल रहा है किसी को बेकार मिल रहा है, सबको समान भोजन मिल रहा है और सब साथ बैठकर खाते हैं, क्योंकि कक्षा में विभिन्न जाति वर्ग के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं जिससे कि उनके अंदर समानता की भावना आती है। अब देखो सब एक जैसा खाना खा रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, तो अपने आप मन में कैसे भावना आएगी समानता की, भी वो भी वही समान है, मैं भी वही समान हूँ। ठीक है, साथ ही यह एक लड़के और लड़कियों के अंतर को भी खत्म करता है, करने में विशेष रूप से सहायक है। तो ये किस अंतर को, देखो सब मेन यहाँ पे कि अगर सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे तो सब हमको क्या लगता है, हम घर के सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि घर के सब लोग इक्वल है, सब लोग समान है। इसी तरह अगर हम पूरा स्कूल में कक्षा के सब बच्चे साथ में बैठ के खाना खाते हैं तो उनके मन में भी समानता की भावना आती है। तो ये है बेटा आंसर नंबर 1, सॉरी आंसर नंबर 2 बेटा, ये कौन सा है आपका आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 3, समाज में
समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। बेटा आप क्या उपाय बता सकते हैं कि समाज में समानता हो, समाज के अंदर समानता हो? तो इसके लिए सोचिए कि किस तरह से क्या किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना करके हम समानता ला सकते हैं, है ना? तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 3। नंबर 1, आर्थिक भेदभाव को दूर करने के लिए गरीबों के लिए योजनाएं चलानी चाहिए। देखो आर्थिक भेदभाव भी बहुत बड़ा भेदभाव है, जिसमें अमीर को अमीर और गरीब को गरीब समझा जाता है। तो उस भेदभाव को दूर करने के लिए गरीबों के लिए अलग अलग विशेष प्रकार की योजनाएं चलाई जाए, जिसमें उनको अवसर मिले कि वो भी अपनी उन्नति तरक्की कर सके ना। तो फर्स्ट तो है कि आर्थिक भेदभाव को दूर करने के लिए गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलानी चाहिए। नंबर सेकंड में देखो क्या आता है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए लड़के और लड़कियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। जितना भी देखो भेदभाव किया जाता है कि ये काम लड़की कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता, तो उनको अगर समान अवसर मिलेंगे तो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो सब काम सब बराबर हो जाएंगे। तो देखो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए लड़के और लड़कियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। नंबर 3 पर देखिए क्या है, धार्मिक समानता लाने के लिए सभी धर्मों को समान समझना चाहिए। वे इसके लिए प्रयास करने चाहिए तथा इसके लिए प्रयास करने चाहिए। देखो क्या लिखा गया है, धार्मिक समानता लाने के लिए सभी धर्मों का समान करना चाहिए। मतलब सारे धर्म अच्छे होते हैं, सब हमें अच्छी राह पर लेके जाते हैं। तो धार्मिक समानता लाने के लिए सभी धर्मों को समान समझना चाहिए तथा इसके लिए प्रयास करने चाहिए। तो बेटा 3 तरीके से हम सोच सकते हैं। अगर आपके मन में और कोई उपाय आता है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।